जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। एमपीएसआई वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, उसमें आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है मैथमेटिक्स का। इससे पहले 2 हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके चैनल विजिट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसमें आपको सभी क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी और जो क्लास की पीडीएफ होती हैं वो आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अगर कोई टेस्ट होता है तो वो टेस्ट वगैरह भी आपको यहाँ मिलेंगे, तो इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास में आपको 6-7 टॉपिक से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि मेंस का जो सिलेबस है वो डिफाइन है पहले से कि कौन कौन से टॉपिक आने हैं, तो हमें भी वही पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन उसी लेवल के होंगे जैसा मेंस में पूछे जाएंगे। ये मेंसुरेशन का एक सवाल है, इसमें बोल रहा है कि सर एक वर्ग है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्पीडली इस क्लास को लेकर चलूँगा। उसका कारण ये है कि इतना समय ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास है कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ या मैं अपना खुद का टाइम वेस्ट करूँ। चूँकि आप प्रीलिम्स में पहले से मैथ्स पढ़ के आए हैं तो मुझे पता है कि आपको मैथ्स आती है। अब हमें उस मैथ्स को थोड़ा सा और रिफाइन करना है, वो चीज़ें पढ़नी है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए, तो मैंने कहा ये एक वर्ग है, इसकी भुजा a सेंटीमीटर है। अगर मैं इसकी भुजा को 5 सेंटीमीटर बढ़ा दूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की अगर वृद्धि होती है तो इसका जो एरिया है वो 175 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो सर बड़ी भुजा कौन सी है, बोले a+5। तो जाहिर सी बात है कि इससे जो भी क्षेत्रफल निकलेगा वो a के कंपैरिजन a के क्षेत्रफल से तो बड़ा होगा। तो हमने कहा ये भुजा क्या बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बोले भुजा का वर्ग होता है। तो वर्ग की एक भुजा कितनी है, a+5। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं तो a+5 का होल स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, a+5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और मैंने कहा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, बोले a² आएगा। और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना सवाल में दिया है, 175। अगर भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है डेफिनेटली ज़्यादा आएगा और पहले वाले से कम होगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। क्यों लगाया है कि अगर भुजा बड़ी होगी तो क्षेत्रफल बड़ा होगा, भुजा छोटी होगी तो क्षेत्रफल कम होगा और इन दोनों का अंतर 175 है। अब इसको a+b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये होगा a² + 25 + 5 दूनी 10a। आपको ये पता होना चाहिए कि सर a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। ये आइडेंटिटी है बेसिक सी, ये हमको पता होना चाहिए। मैं इतनी सी उम्मीद आपसे करता हूँ, हर छोटी छोटी बात करेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। -a² बराबर 175। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये a² से a² कट जाएगा और ये 25 इधर आ जाएगा तो 150 बचेगा। बोले tan a बराबर 150 है, तो आपको पता है एक 0 से एक 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो a बराबर कितना आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा। a बराबर 15 आ जाएगा। चूँकि वो कह रहा है कि वास्तविक वर्ग का परिमाप बताओ। सर वास्तविक वर्ग की भुजा कितनी मानी थी मैंने, a, तो इसका परिमाप क्या आएगा, बोले परिमाप होता है 4a। कितना होता है, 4a। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 बराबर 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है CI का, चक्रवृद्धि ब्याज का। बोले चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 5,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में 6,655 रुपये हो जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। आपको 2 बातें दे रखी हैं, एक तो प्रिंसिपल दिया हुआ है और एक अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया हुआ है। प्रिंसिपल है 5,000 रुपये और अमाउंट है 6,655। जब हमें दोनों चीज़ें दी हों और हमसे या तो रेट पूछी जाए या फिर टाइम पूछा जाए, दोनों में से कुछ भी पूछा जाए। अगर हमसे रेट पूछी जा रही है तो हम ये देखते हैं कि कितने वर्षों की बात हो रही है। तो बोले 3 वर्षों की, 3 वर्षों में कोई राशि इतने से इतने हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा कि इनका स्क्वायर क्यूब रूट ले लूँगा। 3 वर्षों की बात की गई है तो क्यूब रूट ले लूँगा और अगर 2 वर्षों की बात की गई है तो अंडर रूट ले दूँगा, ठीक है। लेकिन सर 5,000 का क्यूब रूट तो नहीं आता, क्योंकि 5,000 किसी भी संख्या का स्क्वायर क्यूब नहीं है ना ये है। तो मैंने कहा अगर ये रेशो में लिखी है मैंने तो मैं पहले इनको किसी संख्या से काट दूं। मैंने कहा 5 से काटता हूं तो ये कितना आ जाएगा, 1000। और इसको 5 से काटूं तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 16, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 एकम 5। अब आपने देखा कि 1000 तो सर 10 का क्यूब है यानी 10 आ जाएगा और 1331 11 का क्यूब है यानी 11 आ जाएगा। तो हम जो भी 3 वर्ष पे थे हम कहाँ आ गए, 1 वर्ष पर आ गए। कहाँ पर आ गए सर, 1 वर्ष पर आ गए। अब बात ये हो गई कि सर 1 वर्ष में 10 रुपये की राशि 11 हो जाएगी। आप बोल पाओगे कि 1 रुपये की राशि 11 हो जाएगी, तो 10 रुपये की राशि 11 हो जाएगी, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये। अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है तो कैसे चेक करूँगा, बोले 1 रुपये की राशि है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पर, 10 पर मिल रहा है, तो 100 पर कितना,
तो आपने कहा 0 से 0 कट जाएगा 10%। उत्तर क्या होगा? 10% सी इज द करेक्ट उत्तर। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें आपको वर्षों की संख्या दी और रेट पूछी जाए, तो आप जितने वर्षों की संख्या दी है उतना या तो स्क्वायर रूट लगाओगे या क्यूब रूट, यानी वर्षों की संख्या जनरली या तो 2 वर्ष मिलेगी या 3 वर्ष, लेकिन उस पर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लगाने से पहले ये देख लें कि ये नंबर का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकल सकता है। नहीं निकलता तो उनको काटें, क्योंकि वो ऐसा नंबर जरूर देंगे काटने के बाद जिनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकलेगा अकॉर्डिंग टू ईयर। उसके बाद में हम जैसे ही उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालते हैं तो हम आ जाते हैं 1 वर्ष पर, यानी 1 वर्ष की प्रोसेस पर आ गए कि 10 रुपये मूलधन 11 बन रहा है, यानी 1 ब्याज है और 1 ब्याज 10 रुपये पर है तो 100 पर कितना, तो रेट आ गई हमारी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। सर समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो सर इसकी 2 भुजाएं समान ये वाली हैं ए और ये विषम भुजा जिसको मैंने नाम दे दिया बी, और इसके बारे में बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर की है। इसका जो आधार है वो 12 सेंटीमीटर का आधार डिफरेंट होता है बाकी 2 समान भुजाओं के अलावा, और वो कहता है कि इसका जो परिमाप है वो 32 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा इसके परिमाप की मैं बात करूं तो इसका परिमाप तो है 2a + b बराबर 32। 1a 2a और 3a, तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है? बोले सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम होता है। चूंकि b का मान तो 12 है और इस 12 को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बचेगा 20, यानी 2a बराबर 20 है। तो a बराबर कितना आ जाएगा? बोले 10। a बराबर कितना आ गया? 10। ये भी 10 है और ये भी 10 है। क्लियर हुई बात? अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इसका क्षेत्रफल बताओ। सर इसका क्षेत्रफल अगर आपको बताना है तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? बोले फॉर्मूला होता है b/4 रूट के अंदर (4a² माइनस b²) 4a² माइनस b²। सर b का मान कितना है? b का मान तो 12 है, 12/4 इंटू 4 गुणा a का मान कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बोले 12 का स्क्वायर। अब 4 से इसको काटेंगे तो ये तो 3 बार कट जाएगा, यानी 3 इंटू रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 4 का गुणा करेंगे तो 400 और 12 का स्क्वायर 144। अब 3 इंटू 400 में से 144 गया तो 256 बचेगा, और 256 को स्क्वायर रूट लेंगे, रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या होता है 16। तो 16 तिया कितना आ जाएगा? 48। 16 तिया कितना आ जाएगा सर? 48। सी इज द करेक्ट उत्तर। अब किसी बच्चे को ये लग सकता है कितनी कैलकुलेशन की है? सर कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, इनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपये में खरीदता है और 10% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसके लिए ये रिजल्ट मैं बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, सीपी और एमपी का रेशो। सीपी होता है क्रय मूल्य, एमपी होता है अंकित मूल्य। तो इनका जो रेशो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट रेशो 100 प्लस प्रॉफिट। अब आपको ये याद रखना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं कोई आपको डिस्काउंट टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, ये दिमाग में रख लीजिएगा कि डिस्काउंट को माइनस सीपी में से करते हैं और एमपी में प्रॉफिट को जोड़ते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि 10% की छूट दे दें हम। अब मुझे बताओ बेटा 10 की छूट दे दें 100 पर, तो ये 90 रह जाएगा, और इधर 25% का लाभ होगा तो 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। चूँकि वो सवाल में बोल रहा है कि एक वस्तु को 360 रुपये में खरीदा गया, खरीदना मतलब सीपी, ये तो 90 बोल रहा है, सवाल में दिया 360 रुपये, तो 90 का कितना गुना है सर? 4 गुना। तो 125 का भी 4 गुना कर दो तो एमपी निकल आएगा। 125 का 4 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। ये इस वस्तु का एमपी आ गया। क्या आ गया सर? एमपी आ गया। बस इतना सही क्वेश्चन था। ठीक है, कर पाएंगे। अब इसके लिए जो रिजल्ट मैंने आपको बताया वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर आप मैथ्स देख रहे हैं तो इसके साथ साथ हम आपको रीजनिंग के लेक्चर भी प्रोवाइड करा रहे हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में। कुछ पॉलिटी के क्लासेस भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं आपको, जिसमें पॉलिटी के इम्पोर्टेंट मेंस के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अमेंडमेंट हो गए, महत्वपूर्ण अमेंडमेंट, उसकी 8 घंटे की एक वीडियो अपलोड की है, आप उसको जरूर जाके देखें एक बार। बहुत अच्छा कंटेंट है ना। कंटेंट को लेकर आपको निश्चित रहें, आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिया जाएगा बहुत शानदार दिया जाएगा, बहुत अच्छा दिया जाएगा। ठीक है, भले ही कितना ही कम हो, वो
दो संख्याओं का HCF 12 है, भले टाइम लग जाए कंटेंट देने में, लेकिन जो भी देंगे बेस्ट देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 12 है, यदि पहली संख्या 48 है और दूसरी संख्या 84 है तो HCF और LCM का अनुपात बताओ। सर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF। सर पहली संख्या है 48 और दूसरी संख्या 84, LCM मुझे निकालना है और HCF मुझे 12 दिया है, HCF 12 दिया है। तो हमने कहा इस 12 से किसी को भी काटोगे तो 12 सत्ते 84 इतनी बार कट गया। ये LCM का मान आ गया 48 गुणा 7। आप कहीं गुणा करें, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं करना सर, हमें आगे देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो वो कह रहा है HCF और LCM का अनुपात बताओ। मुझे ये बताना है कि HCF और LCM का रेशो क्या है। तो हमने ये तो समझ में आया कि LCM कितना आ गया 48 गुणा 7, और HCF तो पहले से पता है मुझे 12 है, कितना 12। अब इनका रेशो निकालना है तो बहुत आसान है, बोले 12 एकम 12, 12 चौके 48, 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो 28 अनुपात 1 या 1 अनुपात 28 इज द सही उत्तर, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। मैथ्स में एक बात याद रखिए, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, एवरेज क्वेश्चन ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन हमने पढ़े बस वैसा थोड़ा सा भी नहीं आया, सो वो हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, हमें लगता है यार ये तो पढ़ा नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने। वो बात अलग है कि हमने रट्टा मार रखा है, हमने बस ट्रिक पढ़ रखी है, जैसा सवाल गुरुजी ने पढ़ाया वैसा आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ दिक्कत है आपको। इसलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन CI का है कि राजीव एक स्कीम में X रुपये निवेश करता है जो 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। तो X का मान ज्ञात करें यदि उनके द्वारा प्राप्त ब्याज की राशि कितनी है 3816 रुपये। पता नहीं कितना रुपये उधार लिया था, लेकिन रेट जो है वो 12% है। अब अगर मैं 12% को फ्रैक्शन में लिखूँ तो क्या लिखूँगा 12/100, 12/100 क्या हो जाएगा 3/25, 3/25 ये फ्रैक्शन है। 3/25 का मतलब यहाँ पे ये है कि 25 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो 3 रुपये उस पर ब्याज, 3 रुपये ब्याज। तो मैंने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाते हैं हम। पहली साल क्या हुआ 25 रुपये मूलधन था, 3 रुपये ब्याज लग के 2800। फिर मैं दूसरी साल की बात करूँ तो वही 25 रुपये प्रिंसिपल, फिर 3 ब्याज लगकर 2800। अब आपको क्या करना है, प्रिंसिपल का गुणा करोगे तो 625 और अमाउंट का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 784। 28 का स्क्वायर तो आता है आपको, 28 गुणा 28 होता है 28 का स्क्वायर, वो 784 होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 625 रुपये आपने उधार दिए और 784 रुपये बन गए, यानी ब्याज कितना हो गया। तो आप कहोगे इनका अंतर ही ब्याज होता है सर, प्रिंसिपल 625 है, अमाउंट 784 है, तो 14 में से 5 गया 9, हासिल की 1 3 5 और 1 159 रुपये, ये आपका ब्याज। ये ब्याज मेरे हिसाब से आया, सवाल में ब्याज 3816 दिया हुआ है, तो हमने कहा कि 159 रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी है 3816। अब समस्या आती है इसको काटने पीटने की, तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि ये कितने गुना हो सकता है। इसको मैं 160 देखूँ मोटा मोटा, तो 16 चौके 64, 40 गुना तो नहीं हो सकता, 16 × 48, 3 गुना भी नहीं हो सकता, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 यानी 2 गुना से ऊपर है। 2 गुना मतलब 20 के गुणा से तो ज़्यादा होगा। अब मैंने कहा 20 के ऊपर गुणा करना है, तो मैं इसमें अगर मैं 22 का गुणा करता, ध्यान देना, तो 2 9 में 18 होता है, यहाँ 8 आता, सर नहीं हो रहा। 3 का करता मैं 9 3 27 7 आता, मैंने कहा 4 का करके देखो, तो 9 चौके 36 यानी 24 का गुणा हो रहा है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस भी है और अपन कर सकते हैं तो 24 का मल्टीप्लाई एक बार करके देख लो। 24 90 थोड़ा बड़ा है, 24 90 बड़ा है, तो मैंने कहा 24 × 16 करते, तो 16 चौके 64, एक जीरो आता, 64 का 4, 16 दूनी 32 और 6, 38 की 8, हासिल की 3, 3840। और हमने कितने एक्स्ट्रा जोड़ दिए, बोले 24 ज़्यादा जोड़ दिए, 24 कम करेंगे तो इतनी बार जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये है कि ये कितना गुना है 24 गुना है। और आप चाहें तो इससे भाग भी लगा लेना, बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब हम अगर इसको इससे काटें तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 24 आ गया। वो कह रहा है कि सर मुझे ये बताओ कि x का मान कितना होगा। x मतलब था प्रिंसिपल, 625 का मान कितना होगा। तो 625 का मान कितना हो जाएगा, बोले 625 गुणा 24 करना है। तो 24 पंजे 120, 24 दूनी 48 और 12 60, 6 बचा, 24 छंके 144 और 6 150। आंसर कितना आ जाएगा सर आपका 15,000। आंसर 15,000 आ जाएगा।
कैलकुलेशन काफ़ी हद तक आपके ऊपर निर्भर करती है, तो आपको देखना कैसे करना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ये बताऊं कि आपको देखने में मुश्किल ना लगे, ऐसा ना हो कि आप इसको देखकर दूर हो जाए, क्वेश्चन को छोड़ दें। तो यहाँ पर देख के समझ आ रहा है 9 चौके 36, और ये पूरा पूरा कटेगा। आप बोलेंगे सर ये डेसिमल में होता, तो सर उत्तर भी फिर डेसिमल में आ जाते, उत्तर बहुत ईजी दिए, मतलब 0 0 के साथ दिए हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट कटेगा। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 7:10 है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड से करते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा समचतुर्भुज कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं इसमें, और आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं। ये समचतुर्भुज है, इसमें 2 विकर्ण है ये, और इनका जो अनुपात है वो कितना है? 7:10। तो मैंने कहा एक है 7x और दूसरा 10x, ऐसा मान लिया, ये विकर्ण मान लिया। और आगे बोला गया कि एक वर्ग की भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है, मतलब 10x के बराबर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैंने कहा एक साइड वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक तरफ समचतुर्भुज का निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? अगर वर्ग की भुजा 10x है तो मैंने कहा 10x का स्क्वायर, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी एक विकर्ण तो इसका 7x है और दूसरा विकर्ण 10x है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। ये 5 बार कट गया, ये कितना बनेगा सर? 100x स्क्वायर। मैंने रेशो लगा लिया इसलिए कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35x स्क्वायर। अब इससे क्या होगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 100 है और ये 35 है। तो वो कह रहा है कि सर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वर्ग का 100 है तो ये 35 है, तो आप बोल सब पाओगे सीधे सीधे 35%, सीधे बोल पाओगे 35%। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो 35/100 इंटू 100 करना है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 11 है तथा उन संख्याओं के योग का 1/5 9 है। दो संख्याओं का अंतर माने a माइनस बी बराबर कितना है? 11। और वो कहता है कि दो संख्याओं का जो योग है उसका 1/5 45 है, सॉरी 9 है। कितना? 9 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? अगर मैं 5 का गुणा इसमें कर दूं तो आप बोलोगे a प्लस बी बराबर 45। a प्लस बी बराबर 45 है और a माइनस बी बराबर कितना है? 11 है। तो हम दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दो आप, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। 2a बराबर कितना आ जाएगा? बोले 2a बराबर आ जाएगा 6 और 5 56, 2 से काटेंगे तो a का मान कितना आ गया? 28। यानी एक संख्या तो 28 है। ऐसा किस ऑप्शन में 28 थी? बोले डी में थी। कौन सा ऑप्शन ऐसा था जिसमें एक नंबर 28 दिख रहा है? तो हमें ए में, डी में दिख रहा है। आप बोलेंगे दूसरी संख्या निकालने की जरूरत है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें 28 मिल गया, वो किसी और ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि मैं ऑप्शन देखता कि कौन सी दो ऐसी संख्या जिनमें अंतर 11 है, तो मुझे यहाँ भी अंतर 11 का मिल रहा था, यहाँ भी 11 का मिल रहा था, यहाँ भी 11 का और यहाँ भी 11 का। तो उस आधार पर हम अनुमान नहीं लगा सकते थे। तो मैंने सॉल्व किया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 3 संख्याओं का योग 32 है। 3 संख्याएं, पहली, दूसरी, तीसरी, इनका जो योग है वो कितना है सर? 32। और आगे बोला गया कि पहली संख्या दूसरी से 3 अधिक है। पहला जो नंबर है दूसरी से 3 अधिक है। मैंने कहा दूसरी अगर x है तो ये कितनी होगी? x प्लस 3। और पहले नंबर के बारे में बोला जा रहा है कि पहला नंबर दूसरी से 3 ज़्यादा है और तीसरी से 2 कम है। तीसरी से 2 कम है यानी तीसरी संख्या 2 और ज़्यादा होगी, इससे 2 और ज़्यादा होगी तो x प्लस 5 हो। और इनका सम तो हमने देख लिया अभी 32 है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो ये कितना होगा? x x x यानी 3x प्लस 3 और 5 8 बराबर अगर 32 है, और ये 8 इसमें से माइनस होगा तो 24, तो x का मान कितना आ जाएगा? बोले 24/3, बोले तो 8। यानी अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो ये 8 और 3 11 हो जाएगी, और तीसरी संख्या की बात करूं तो x 8 और 5 13 हो जाएगी। तो वो ये कह रहा था कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, अच्छा ये 8 है, उसने कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताओ। तो सबसे छोटी कौन सी है सर? 8, और सबसे बड़ी 13। तो 8 और 13 का गुणा करना था। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। 13 अट्ठे कितना होता है? 104। तो आंसर आ जाएगा डी हमारा। ठीक है, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 चॉकलेट, 4 बिस्किट और 5 केक की कीमत 34 रुपये है। देखो कितना प्यारा सवाल है। 3 चॉकलेट, 4 बिस्किट प्लस 5 केक की कीमत कितनी है? 34 रुपीज़ है। 34 रुपीज़। और आगे बोला गया कि 6 चॉकलेट प्लस 8 बिस्किट
की कीमत 38 रुपये है, कितनी है 38 रुपीज़ है, 38 रुपीज़। तो ये पूछा गया प्रत्येक केक कितने का है, प्रत्येक केक कितने का। सर पहले तो आपको 3 आर्टिकल दिए हैं, बाद में 2 ही आर्टिकल दिए हैं। सर तीसरा दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हमें उसको तो निकालना है, उसका मान तो हमें निकालना है। तो मैंने कहा यहाँ 6 और 8 है, यहाँ 3 और 4 है, इसका मतलब इसके ये डबल है नीचे वाले। तो मैंने कहा ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करो। अगर 2 का गुणा करोगे तो ये 6C बन जाएगा, प्लस 8B बन जाएगा, प्लस 10K बन जाएगा, बराबर 34 का डबल 68 हो जाएगा। अब आप देखो इस लाइन का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ कि ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाला समीकरण माइनस कर दो तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर कि इससे ये कट जाएगा, 8B से 8B कट जाएगा, और 10K प्लस का है तो यहाँ जाएगा क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, और 68 में से 38 जाएगा तो 30 बचेगा, और एक जीरो से एक जीरो काट दें तो एक जो केक है इसकी कीमत कितनी आ जाएगी सर, 3 रुपये आ जाएगी। एक जो केक है इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 3 रुपये आ जाएगी। अच्छा किसी की नज़र इस पर भी रहती है कि ये MP कांस्टेबल में आया, मैं तो SI दे रहा हूँ, SI में आएगा कि नहीं। तो इनको कराने वाला जो करता धरता है वो एक ही है, एपटेक, वही कराएगा, तो क्वेश्चन भी वही सेट करेगा, तो क्वेश्चन का लेवल लगभग वही रहेगा। चले देखिए, कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट तो कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कहूँगा कि मैं बोलूँगा कि जो मैं क्लास में करा रहा हूँ ऐसा कैसे ही आएगा सेम। सर कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए, नंबर तो कुछ भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम याद थोड़ी करके जा रहे हैं, उसको समझ कर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको इकाई अंक बताना है, इकाई अंक बताना है। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, 6 की पावर 1 कितना होता है 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो बोले 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216, और 36 गुणा 36 कितना होता है, बोले 6 चंग की 36, 36 18, 18 दूनी 36, 3 39, यानी 6 की पावर अगर 4 करेंगे तो 1296 होता है। अब इसमें एक कॉमन बात देखिए आप कि 6 की पावर 1 करते हैं तो 6 आ रहा है, 2 करते हैं तो इकाई अंक 6 आ रहा है, 3 करते हैं तो इकाई अंक 6 आ रहा है, और 6 की पावर 4 करते हैं तो भी इकाई अंक 6 आ रहा है। यानी 6 एक ऐसा नंबर है, इसकी कितनी भी पावर कर दो, अगर 6 की पावर 80 कर दो, 100 कर दो, 101 कर दो, कितनी भी कर दो, इकाई अंक 6 ही आएगा, क्योंकि 4 के बाद तो ये साइक्लिसिटी होती है, 4 की अपने आप ही चेंज हो जाती है, वही नंबर आने लग जाते हैं। इसमें 4 डिजिट मैंने लगातार चेक किए, 4 पावर लगातार चेक की, इकाई अंक 6 आया, यानी आगे भी इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। अब सवाल ये था कि 6 की पावर 2 से लेकर 6 की पावर 50 तक जाना है, और इनका इकाई अंक क्या होगा। तो मुझे इतना तो पता है कि 6 की पावर 2 से भी इकाई अंक 6 आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा, यहाँ से भी 6 आएगा, और इन सबको जोड़ना है, प्लस डॉट 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 6 की पावर 50, यहाँ से भी इकाई अंक 6 आएगा। लेकिन मुझे ये तय करना है कि ये 6 कितनी बार लिखे गए हैं, ये 6 आए कितनी बार है। तो आपने देखा 2 से शुरू हो रहा है, 50 तक जा रहा है, 2 से शुरू होकर ये नंबर 50 तक जा रहा है। कितने नंबर हैं सर, एक एक के अंतर पर हैं, यानी 25 संख्या है। ये कितनी बार है, 25 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 25 बार। 25 बार 6 आने का मतलब ये है कि 6 को 25 बार जोड़ दो या 25 का गुणा कर दो 6 में, और 6 में 25 का गुणा करेंगे तो आता है 150। 150 के इकाई अंक की मैं बात करूंगा तो वो क्या है, 0 है। 150 के इकाई अंक की बात करें तो क्या है सर, 0 है, तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला प्रोबेबिलिटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन लिया है कि ताश के पत्ते से एक पत्ता निकाला जाता है 52 पत्तों में से, क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता गुलाम या हुक्म का है। या शब्द को समझिए, या इंग्लिश में और लगा हो, इंग्लिश में और लिखा हो, इंग्लिश में और लिखा भी होगा। A card is drawn from 52 cards. What will be the probability that the drawn card is jack or a spade? जब और या दिया हो कहीं तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर उनको जोड़ दिया जाता है। जैसे 52 पत्ते हैं सर, तो टोटल परिणाम कितने हैं सर, 52। अनुकूल परिणाम कितने होंगे सर, बोले सर निकाला गया पत्ता कैसा हो, गुलाम का। सर गुलाम कितने होते हैं गड्डी में, जैक कितने होते हैं, बोले 4 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52 प्लस फिर वो पत्ता किसका हो, हुक्म का हो, या तो गुलाम का हो या फिर हुक्म का हो। अगर मैं हुक्म का पत्ता निकालना चाहूँ 52 पत्तों में से, कितने 52 पत्तों में से हुक्म का, तो हुक्म के पत्ते टोटल कितने होते हैं, 13। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17/52। 17/52 बोले तो ऑप्शन बी। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुत अच्छे पूछे जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। अगला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, देखिए मेरा टारगेट ये है कि हम अगर एमपीएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहिए, उन पर हमारी नज़र होना चाहिए, और करंट में कैसे क्वेश्चंस आए ये हमें देखना चाहिए। जैसे आप एसएससी वाले बच्चों को देखेंगे या रेलवे वाले बच्चों को देखेंगे तो वो हमेशा प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और 80% क्वेश्चन तो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, लगभग एक हूबहू रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेंड उन्हीं के ट्रेंड को ही रिपीट करेंगे ना वो। जैसे रेलवे में 2025 में पूछे तो रेलवे का बच्चा 26 में देने जा रहा है तो 25 वाले क्वेश्चन को जरूर देखेगा। तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि टीचरों से भी मैं बोलूंगा कि वो व्यापम के ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएं, जिससे व्यापम की तैयारी करने वाले बच्चे को ये आइडिया हो सके कि व्यापम में या एमपीएसबी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि 7 अंकों की संख्या 56x क्या है, 56x 3 4 बाय और 4 किससे डिविजिबल है सर? ये 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है, विभाजित होने का मतलब है 8 निम्न 72। मैंने इसके 2 फैक्टर कर लिए, 8 निम्न 72 2 फैक्टर कर लिए कि सर ये 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। मैंने 8 निम्न 72 क्योंकि 12 छिंके 72 भी बोल सकता था, इसलिए कि दोनों के डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग होते हैं। सर 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गए तो ये संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने कहा अगर मैं बाई की जगह 1 रखूँ 414 और 8 से डिवाइड करूं तो 8 पंजे 40, 14 डिवाइड नहीं होता। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो 8 पंजे 40, 2 बचेगा 24, 8 दिए 24, मतलब बाय का मान 2 रख लो तो ये डिवाइड हो जाएगी। अब x का मान चाहिए तो मैंने इस पर तो चेक कर लिया, अब मुझे चेक करना है बाय 9 पर। सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो मैंने कहा 9 से विभाजकता का नियम कैसे चेक करना है, बोले 6 और 3 मिलकर 9 बनते हैं, ये डिवाइड हो गया। 5 और 4 मिलकर 9 बनते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 और 4 6। अब x की जगह क्या ले आए सर, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए 9 बनाना है कम से कम, तो 4 और 2 6 तो है, यहाँ पे 3 और रख दो तो 9 बन जाएगा, ये 9 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो x का मान 3, बाय का मान 2 आएगा। उसने यही पूछा था कि x प्लस बाय का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि 3 प्लस 2 को जोड़ना है और उत्तर आ जाएगा 5। ठीक है, आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 7 से डिवाइड करें तो शेषफल 5 बचता है, और यदि उसी संख्या को के घन को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आप ये मत सोचो कि वो संख्या कितनी बड़ी है। मैंने कहा कि कोई ऐसा नंबर देखो, n का कोई ऐसा मान देखो जब 7 से डिवाइड करने पर 5 बच जाए, तो आप कम से कम एक बार डिवाइड करो। मैंने कहा 7 एकम 7 और 5 बच रहा है, इसका मतलब वो संख्या 12 होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 12 का मल्टीपल भी हो सकती है, पर मैंने कहा मिनिमम 12 होगी, तभी तो 7 से भाग देने पर 5 बच रहा है, तभी तो 7 से भाग देने पर 5 बच रहा है। मैंने कहा वो संख्या कितनी है, 12 है। अब 12 में मैं 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। अब मैंने कहा 12 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 1728, और इसको 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, बोले 7 दूनी 14, 3 बचेगा 32, 7 चौके 28, 5 बचेगा 58, 7 अट्ठे 56, सॉरी चौके 28, 4 बचेगा 48, 7 छिंके 42, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 6। रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, 6। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 6। बस इतना सही सवाल था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुए और 20% जो वोट हैं वो अवैध हो गए, और वोटों की जो कुल संख्या है वो 8000 है। तो एक उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से कितने अधिक मत मिले, या फिर ये कहें कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया, या हारने वाला कितने वोटों से हार गया। कई तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि सर जो कुल वोट है हमारे, मैंने ये मान लिया है जो टोटल वोट है हमारे वो कितने हैं, 100 है। टोटल वोट 100 हैं सर, और 20% अवैध हो गए। 20% जब अवैध हो गए तो वैध वोट कितने हैं, 80। ये वैध है, इतने वैलिड वोट है। 20 मैंने घटा दिए, 100 माने, मैंने माना कि 100 टोटल वोट है, इसमें से 20 इनवैलिड है तो 80 वैलिड है। और सर 80 वोटों में से 60% किसको मिलते हैं, एक व्यक्ति को। 80 का 60% निकालो, 8 छिंके 48, 48 वोट इसको मिले, तो सर 80 में से बाकी इसको मिलेंगे दूसरे वाले को। सर 80 में से 48 गया तो कितना बचेगा, बोले 32। तो सर मुझे एक बात बताओ आप कि जीता कौन,
48 वाला या 32 वाला? बोले 48 वाला जीत गया, ये हार गया। उल्टा लिख दिया मैंने, ये विनर है और ये लूज़र है। सर ये जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया या फिर हारने वाला कितने वोटों से हार गया? तो आपने कहा 32-48 का अंतर कितना है? वही हार जीत का अंतर है। बोले 16 वोटों से इनकी हार जीत हुई। सर इस 100 यूनिट का मान तो सवाल में 8000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? बोले 80 वोट। तो 16 यूनिट बराबर कितने होंगे? 16 यूनिट बराबर कितने होंगे? तो 80 का गुणा करना है। तो 0 8 छिंके 48 और 8 एकम 8 और 4 12, तो ये आ गया 1280 वोट। क्या आ गया भैया? 1280। सी इज द सही उत्तर। कर पाएंगे? उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का सवाल क्या बोलता है कि जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो पहले पासे पर अभाज्य संख्या, दूसरे पर विषम संख्या और तीसरे पर विषम अभाज्य। तो मैं 3 बातें पहले यहां लिख देता हूं। एक तो विषम, एक अभाज्य। विषम संख्या है, एक पासे को अगर आप फेंकना चाहते हो तो पासे पर अधिकतम नंबर कितने होते हैं? बोले 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। पासे पर 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा तो नहीं होते। अगर मैं विषम की बात करूं तो उस पर 1 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। अगर अभाज्य यानी प्राइम की बात करूं मैं, प्राइम, विषम तो आप जानते हैं ना, विषम क्या होता है? बोले विषम होता है ऑड। प्राइम की मैं बात करूं तो प्राइम 2 है, 3 है और 5 है। 6 तो सर कंपोजिट हो जाता है, तो 6 को तो लेंगे नहीं। 6 नंबर में से 3 अभाज्य होते हैं और 3 ही विषम होते हैं। अब 3 पासे हैं, पहले पासे पर क्या आ जाए? अभाज्य संख्या। तो सर एक पासे को जब फेंकते हैं तो टोटल परिणाम 6 होते हैं, और अभाज्य आने के लिए फेवरेबल आउटकम कितने? 3, यानी अनुकूल परिणाम 3 है, तो 3/6। जब हम एक से ज़्यादा पासे या एक से ज़्यादा सिक्कों की एक साथ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उनको गुणा करते हैं, ठीक है। दूसरे पासे पर क्या आ जाए? विषम संख्या। सर विषम भी कितनी आ रही है? 3, तो 3/6। और तीसरे पर क्या आ जाए? विषम अभाज्य। अभाज्य तो हो, प्राइम तो हो, लेकिन विषम होना चाहिए। अगर विषम अभाज्य लेंगे तो इसको छोड़ देंगे हम, तो ये कितनी बचेंगी? 2/6। अब इनको कैलकुलेट कर लो, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, और इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर 1 और 6 दूनी 12। 1/12 इज द सही उत्तर, जो कि ऑप्शन सी में पाया जाता है। प्रोबेबिलिटी के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे कि प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। एक और सवाल लिया कि ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्ते एक के बाद एक वापस रखे बिना खींचे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पत्ता उठाया, वापस गड्डी में रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया। कई बार ऐसा भी निकालते हैं हम कि एक पत्ता उठाया और निकाल के अलग रख दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं। और यहाँ पे बात हो रही है 2 पत्ते निकालने की। कभी कभी एक पत्ते की बात होती है तो वो एक अलग चीज़ होती है, ये केस अलग बनता है कि यहाँ पे 2 पत्ते निकालने हैं। तो मैंने कहा पहली बार में आपने 52 में से एक पत्ता निकाला, और वो पहला पत्ता किसका होना चाहिए? पहला पत्ता इक्का, और दूसरा पत्ता राजा। इक्का आप जानते हैं ये होता है, राजा क्या होता है? के होता है। तो इक्के कितने होते हैं? 4, राजा यानी के कितने होते हैं? 4। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। अगर आप ताश खेलते होंगे, कभी आपने कार्ड्स खेले होंगे, तो आपको पता होगा इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम क्या होते हैं। नहीं तो हमें फिर याद रखने पड़ेंगे कि इक्के 4 होते हैं, किंग यानी बादशाह 4 होते हैं। अब उसने पहला पत्ता इक्का निकाला, तो 4 ही तरीके थे निकालने के, 4 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं थी, 4 से ज़्यादा प्रायिकता नहीं थी 52 में से। और फिर दूसरा पत्ता निकालना है। अब 4 में से एक पत्ता निकल गया होगा, लेकिन अब तो बात कर रहा है वो कि किंग यानी बादशाह निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर से हमारे पास 4 प्रायिकता है, 4 प्रोबेबिलिटी है बादशाह निकलने की। लेकिन अब पत्ते कितने बचे? बोले पत्ते 51 रह गए। सर एक पत्ता निकाल के उसने साइड में रख लिया था, ये वाला पत्ता यहाँ निकाल के साइड में रख लिया, तो टोटल पत्ते 51 रह गए। लेकिन के तो अभी भी 4 बचे हैं गड्डी में, तो 4 प्रायिकता है उसकी, लेकिन टोटल पत्ते 51 बचे हैं। बस इसको कैलकुलेट करना और आपको उत्तर आ जाए। 4 से काटेंगे तो ये 13, और ऊपर 4 बचा, नीचे गुणा करोगे तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 1 66, 4/663। डी इज द करेक्ट उत्तर। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सैपी ने 2 पासों को एक साथ फेंका, संख्याओं का गुणा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? संख्याओं का मल्टीप्लाई पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। कई बार होता है कि जोड़ पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए, तो दोनों कंडीशन अलग अलग होती हैं। तो मैंने कहा 500 पर क्या स्थिति बने? जैसे मैंने कहा 1 और 1 आ जाए, तो इनका जब भी गुणा करेंगे तो 1 बनेगा। जैसे 2 और 2 आ जाए, तो इनका 2 दूनी 4 करेंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 और 3 आ जाए,
तो 3 3 का गुणा करोगे 9, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 गुणा 4,4 आ जाए तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 5,5 आ जाए तो इससे भी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, और 6,6 से भी बनेगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई। कहीं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, और कहीं से पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है क्या? बोले सर ये कितने तरीके हैं ऐसे? बोले 1 2 3 4 5 6। तो आपके दिमाग में ये फटाफट आएगा 6/36 कर दो, 2 5 हैं तो 1/76 भी आया था, लेकिन ये गलत है। क्यों? मैंने कहा कि कभी ऐसा हो जाए कि पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए, इनका गुणा करने पर भी तो 4 आता है, 4 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने कहा ऐसा हो जाए कि पहले पर 4 आ जाए, दूसरे पर 1 आ जाए, इनका गुणा करने पर भी 4 आता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो कुल मिला के इतनी पॉसिबिलिटी है। ये कितनी हो गई सर? 8। 8 अनुकूल परिणाम है, कितने में से? 36 में से। 4 से काट दूंगा मैं दोनों को तो 2/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 2/9 इज द सही उत्तर। समझ पा रहे? आपने सब कुछ पढ़ा होगा। देखो, एक रिवीजन और कॉन्सेप्ट दोनों एक ऐसी चीज है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपने 10 चीजें पढ़ी, एक चीज नहीं पढ़ी होगी, तो वो आपको यहाँ क्लास में मिलेगी। हो सकता है आपने पढ़ा 6 महीने पहले पढ़ा, 4 महीने पहले पढ़ा, उतना याद नहीं है, तो वो प्रैक्टिस भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। चले, पढ़ा भले आपने कितना ही अच्छा हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और डेली प्रैक्टिस हैबिट में नहीं है, तो वो चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्टेट का कि एक राशन दुकान में एक सप्ताह में प्रत्येक परिवार को तेल इकाइयाँ इस प्रकार वितरित की गई 2 3 3 3 4 5 2। इस डेटा का बहुलक बताओ। बहुलक क्या होता है सर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी अधिकतम बारंबारता। जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो बहुलक कहलाता है। सर सबसे ज़्यादा बारंबारता मुझे 3 की दिख रही, तो उत्तर मेरा 3 आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु का आयतन समान है। अर्धगोला यानी हेमीस्फेयर, और एक शंकु मतलब कौन, इनका आयतन यानी वॉल्यूम इक्वल है। अर्धगोले की त्रिज्या r है और शंकु की त्रिज्या भी r है। शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात बताओ। सर शंकु और अर्धगोला, मैं दोनों के आयतन लिखता हूं, दोनों के वॉल्यूम लिखता हूं। सर इसका वॉल्यूम क्या होगा? बोले इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r² h, और दोनों के आयतन कैसे हैं? बराबर हैं, तो मैंने बराबर लगा लिया। इसका आयतन होता है 2/3 पाई r³। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा यहाँ r² है, r की पावर 2 है, r की पावर 3 है, इसको काट दो तो एक r बचेगा भी। इस 3 से इस 3 को भी उड़ा दो, पाई से पाई को भी खत्म कर दो, तो इधर क्या बचा है? बोले h, और इधर क्या बचा है? 2r बचा है। तो हमने कहा h के नीचे में r ले आओ, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल 2। इसके बटे में कुछ और लिख सकते हैं? बोले 1 लिख सकते हो। और वो हमसे यही पूछ रहा था कि शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या बताओ। चूंकि त्रिज्या दोनों की इक्वल है, रेडियस दोनों की इक्वल है, तो r, ये तो r ही रहेगा। ऊंचाई और त्रिज्या का जो रेशो आया वो 2:1 होगा, 2/1 या 2:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया सर कि यदि 15 पेन की कीमत, 15 पेन की जो कीमत है वो 10 पेंसिल के बराबर है, 10 पेंसिल के बराबर है। यदि प्रत्येक पेंसिल 12 रुपए की है तो प्रत्येक पेन की कीमत क्या होगी? तो मैंने कहा पेन के नीचे पेंसिल लिख लो। ये 10 अपनी जगह, 15 को इसके नीचे लिखो। अब आपने क्या किया सर? 5 से 2 बार काट लिया, 5 से 3 बार काट लिया। अगर पेन 2 यूनिट का है तो पेंसिल 3 यूनिट की है। सवाल ये बन गया। वो कहता है कि पेंसिल तो 12 रुपए की है सर, इस 3 यूनिट का मान 12 रुपए है, मतलब कितने गुना है? ये 4 गुना। 3 चौके 12, तो इस 2 का मान कितना हो जाएगा? बोले 4 का गुणा कर दो, 8 रुपए। कितना आ जाएगा सर? 8 रुपए। तो वही हमसे पूछा गया था कि पेन की कीमत कितनी है, तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी सर? 8 रुपए हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने उत्पाद की कीमत में 10% की कटौती की, 10% प्राइस में कमी कर दी। 10% का मतलब होता है 1/10, और बिक्री में 30% की वृद्धि कर दी। बिक्री 30% का मतलब होता है 3/10। ये बातें भी आपने पढ़ी होंगी। परसेंटेज तो आपने पढ़ा ही है, और परसेंटेज मैथ सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात को समझते हैं। यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पे प्राइस में वृद्धि हो रही है। प्राइस वृद्धि होने का मतलब क्या है? सॉरी, कटौती हो रही है, 10 में 1 की कमी हो रही है। यानी जो कीमत पहले 10 थी
वो कम होकर कितनी रह गई 9। अब कितनी रह गई 9। जो कीमत पहले 10 थी अब कितनी रह गई 9। और इसकी सेलिंग में वृद्धि हुई है, सेल्स में वृद्धि हो गई। सेल में कितनी वृद्धि हो गई, जो सेल पहले 10 यूनिट हो रही थी अब 3 यूनिट बढ़ गई, मतलब 13 हो गई। जो सेल पहले 10 होती थी अब 13 हो रही है। अब पहले वाले दोनों का गुणा कर लो तो इससे क्या आ जाएगा, जैसे मैं बोलूं कि एक सामान या एक कोई आर्टिकल 10 रुपये का बिकता था और हम ऐसे 10 आर्टिकल बेचते थे, तो कितने में बेचेंगे 100 रुपये में। ये 100 रुपये क्या कहलाएंगे सर, ये कहलाता है राजस्व। क्या कहलाता है, राजस्व, यानी रेवेन्यू। आपने पैसा कितना जनरेट किया, कितनी इनकम की। और पहले अगर 9 रुपये की कोई सामान, अब 9 रुपये का कोई सामान बिकता लेकिन 13 यूनिट सामान बेच दिया, तो 9 13 90 कितने होते हैं 117। 13 90 117। तो अब मुझे बताओ यहाँ से आपका रेवेन्यू क्या हो रहा है, बोले रेवेन्यू बढ़ रहा है हमारा। रेवेन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑप्शन कुछ ऐसे ही हैं, लाभ की सीमा में सुधार हुआ, कह सकते हैं लाभ की सीमा में सुधार हुआ, लेकिन क्लियर नहीं है, क्या पता राजस्व घटा। राजस्व नहीं घटा सर, राजस्व में वृद्धि हुई है, पक्की बात है, राजस्व बढ़ा। लाभ में सुधार हुआ, ये आपको दिख रहा होगा कि 100 रुपये की चीज 117 बिक रही, नहीं पता सर, पहले हो सकता है लॉस में ही बेच रहे हो, तो क्या पता ओवरऑल सामान को। तो ये तो क्लियर नहीं है कि लाभ हुआ कि नहीं, लेकिन ये पता चला कि जो भी रेवेन्यू आ रहा था पहले उनके खाते में या उनकी जेब में 100 रुपये आ रहे थे, तो अब 117 आ रहे हैं, बस इतना क्लियर है। तो ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, राजस्व समान रहा, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्रम से 3 4 5 है। दो त्रिभुज हैं, इसकी भुजाएं 3 4 5 हैं, और दूसरा जो है वो 6 8 और 10 है। 6 8 और 10 है। अगर ध्यान देना, मैं इनको काट दूं 2 2 से, तो ये 3 4 5 आ जाएंगे, मतलब लगभग एक जैसी। तो दो शब्द सुनने को मिलते हैं, सिमिलर यानी समान, और एक सर्वांग सम। सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट। एक सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, एक सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। तो समान का मतलब होता है, समान का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला। जैसे मैं बोलूं कि ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, यानी इनके रेशो के मान बराबर हों, तो वो तो होते हैं समान, सिमिलर ट्राइंगल। और सर्वांग सम होता है हूबहू। हूबहू का मतलब ये कि ये दो ट्राइंगल हैं और ये ट्राइंगल, अगर इसका मान 5 है तो इसका भी 5 होना चाहिए, इसका 6 है तो इसका भी 6 होना चाहिए, इसका 7 है तो इसका भी 7 होना चाहिए। और जब रेशो में बराबर होते हैं ये, तब वो समान होता है। तो यहाँ पर किस प्रकार का ट्राइंगल बनेगा, वे समान तो हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं। वे समान तो होंगे लेकिन सर्वांग सम नहीं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, 50 छात्रों की कक्षा में अंक इस प्रकार है। अंक इस प्रकार ऊपर दिए हुए हैं। देखो, एक तो क्लास इंटरवल बना है, वो क्लास इंटरवल कैसा है, 0 से 10, 10 से 30, 30 से 50 और 50 से 100, है ना। ये क्लास इंटरवल बना है और यहीं पे लिखिए बारंबारता। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ बोलते हैं जिसको। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है सर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी हुई है 5 पहले वाले की, दूसरे की 15, तीसरे की 20 और चौथे की 10। सबसे पहले हम इनको जोड़ते हैं, इसको लिखते हैं समेशन एफ, यानी बारंबारताओं का योग। तो 15 और 5 20 और 20 40 और 10 50, ये तो 50 आ गए। अब मुझे बताना क्या, ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में पूछा है 2025 में, पूछने के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा सर, हमें तो कैलकुलेशन में मजा आता है, नहीं, आपको मैथ सीखना पड़ेगा भाई अच्छे से। 50 छात्रों की कक्षा है, छात्र 50 आ गए, कैसे पता चला, बारंबारताओं को जोड़ने पर। अंक इस प्रकार ये दिए और हमें निकालना सापेक्ष बारंबारता हिस्टोग्राम में। सापेक्ष बारंबारता निकालनी है मुझे, सापेक्ष बारंबारता। सापेक्ष बारंबारता क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालते कैसे, तो सापेक्ष बारंबारता किसके संदर्भ में निकालनी है, 50 से 100 वर्ग अंतराल की। 50 से 100 जो वर्ग अंतराल है मेरा, 50 से 100 वर्ग अंतराल कौन सा है, ये, इसके सामने की फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। तो हम इसको निकालते हैं, ऐसे बोलूंगा मैं, वर्ग की बारंबारता बटे कुल बारंबारता, या फिर मैं नीचे बोल सकता हूं आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन।
तो वर्ग की बारंबारता कितनी है 10 और कुल बारंबारता कितनी है 50, तो ये कितना आ गया 1/5। चूंकि ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया तो 0.2 हो जाएगा कैलकुलेट करने पर। कैलकुलेट करने पर क्या आ जाएगा सर 0.2 आ जाएगा। बात समझ पाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट आखिरी सवाल, 3 व्यक्तियों की ऊंचाइयों का माध्य 168 है। 3 लोग हैं, इनकी ऊंचाइयों का माध्य, माध्य जानते हैं आप, मीन कितना है 68 है, 168 है, 168 है और उनका मोड 162 है, बहुलक 162 है। सर 3 संख्याओं का बहुलक 162 तभी हो सकता है जब 162 सबसे ज़्यादा आया हो, मतलब मिनिमम 2 बार तो आना चाहिए और 3 बार आता तो इनका मीन भी 162 हो जाता। चूंकि मीन कितना है 168 है, तो तीसरा नंबर मुझे नहीं पता, ये 3 नंबर वो होंगे, ये वो 3 नंबर होंगे। तो मैंने कहा 3 नंबर का मैं मीन निकाल सकता हूँ, कैसे? तीनों को जोड़ो और 3 से लगा दो भाग, तो ये इतना आना चाहिए 168 के बराबर। अगर इन तीनों नंबर को मैं जोड़ूं और 3 से भाग लगा दूं तो मीन आ जाना चाहिए मेरा। सर मैंने 162 कहाँ से लिखे हैं? क्योंकि इनका बहुलक 162 दिया और बहुलक 162 दिया है तो 162 को 2 बार आना पड़ेगा, तभी वो बहुलक हो सकता है 3 में से। तीसरा मुझे नंबर फाइंड करना, वो मुझे नहीं पता। 3 का गुणा मैंने इसमें किया, इनको दोनों को जोड़ा तो ये 4, 6 दूनी 12 और 2 1 3, 324 प्लस एक्स, और 3 का गुणा करूँगा 3 8 24, 3 चिंके 18 और 2 20 और 3 एकम 3 और 2 5। 324 को इधर ले आओ तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 100। x का मान कितना आ जाएगा 180 आ गया मेरे भाई, 180 आ गया। चलिए तो आज का जो मॉक टेस्ट थर्ड था वो कंप्लीट हुआ। अगर इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी और आगे की अपकमिंग क्लासेस की लिंक भी आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी हर एक एक्टिविटी से, एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें। अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं, अंदर से फील आता है ना, और ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।